डियर स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने स्मेल्सर और लर्नर के विकास संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हम लोग रोस्टोव द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकी विचारक वाल्ट रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के रेखीय प्रारूप या उद्विकासीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रोस्टोव को हम लोग एक आर्थिक इतिहासविद के रूप में जानते हैं और उनके विचार अर्थशास्त्रियों के विचारों से मिलते जुलते हैं, जो विकास का विश्लेषण आर्थिक विकास के संदर्भ में करने के साथ इसे अनेक स्तरों के रूप में संपन्न होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस क्रमिक विकास को कुछ लोगों ने वस्तु विनिमय की अवस्था, मौद्रिक अवस्था और साख की अवस्था के विकसित क्रम में स्पष्ट किया है और कॉलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आर्थिक विकास की 3 अवस्थाओं, जैसे प्रारंभिक अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और उन्नत अवस्था का उल्लेख किया। ऐसे लेखकों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि विकास कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या भौगोलिक दशाओं पर मानवीय नियंत्रण से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि विकास का प्राथमिक आधार आर्थिक वृद्धि के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके बचत के स्तर को उठाना होता है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर रोस्टोव ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में विकास के 5 स्तरों या अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिससे गुजरते हुए विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं विकास की दिशा में अग्रसर होती। जो पहली अवस्था है वह है परंपरावादी समाज का स्तर। यह प्रारंभिक स्तर है, जिसमें उत्पादन के साधन बहुत ही पिछड़े हुए या अविकसित होते हैं और उत्पादन का उद्देश्य मूल रूप से केवल अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। और इस स्तर पर उत्पादन एक बिंदु तक स्थिर रहता है और उपभोग के बाद यदि कुछ भी शेष रहता है तो वस्तु विनिमय के द्वारा उसे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस स्तर की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक, प्राथमिक या निजी क्षेत्र से ही संबंधित रहती है और इस प्रकार के उत्पादन में श्रम का महत्व सबसे अधिक होता है। यानी श्रम का इस प्रकार की अवस्था में केंद्रीय महत्व होता है और समाज में राजनीतिक सत्ता बड़े भूस्वामियों के हाथ में केंद्रित होती है और समाज का संगठन भी परिवार केंद्रित होता है। जो दूसरा स्तर है वह है आत्मस्फूर्ति से पूर्व का स्तर, जिसे हम प्री टेक ऑफ स्टेज भी कहते हैं। यह विकास का वह स्तर है जिसके अंतर्गत समाज में प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग बढ़ने लगता है और परंपरावादी व्यवहारों का महत्व कम होने लगता है। इस स्तर पर समाज द्वारा बचत करने, उसका विनियोग करने और अपने लाभ को बढ़ाने से संबंधित प्रयत्न भी आरंभ हो जाते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप उपभोग के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, उत्पादन उससे अधिक होने लगता है और यह स्थिति उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में वृद्धि करती है और इस स्तर पर शिक्षा और उद्यमिता में वृद्धि होने के साथ आर्थिक वृद्धि की दर में भी वृद्धि होती है। रोस्टॉव के अनुसार यह वह स्तर होता है जिसमें पूंजी के निवेश की दर लगभग 10% तक पहुंच जाती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। दूसरा, इसके अंतर्गत ग्राम नगरीय प्रवास में भी वृद्धि होती है। तीसरा, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। चौथा, यह होता है इस स्तर में कि कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि होने से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। और पांचवा, यह होता है कि कृषि के क्षेत्र में बचत होने से पूंजी का विनियोग उद्योगों में होने लगता है। और छठी विशेषता यह है इस स्तर की कि सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में अधिक योगदान की प्रवृत्ति भी आरंभ हो जाती है। रोस्टॉव के अनुसार तीसरा स्तर आत्मस्फूर्ति का स्तर है, जिसे हम टिक ऑफ स्टेज भी कहते हैं। यह विकास का तीसरा स्तर होता है और रोस्टॉव के अनुसार आत्मस्फूर्ति के स्तर को एक मध्यांतर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें विनियोग की दर इस तरह से बढ़ती है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है और इस वृद्धि के साथ उत्पादन की विधियों में भी परिवर्तन होता है। आय के विनियोजन की नई धाराओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ प्रति व्यक्ति आय या और उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि यह वह विकास का स्तर होता है जिसमें आर्थिक वृद्धि की बाधाएं दूर होने लगती हैं और एक उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग होने से आर्थिक वृद्धि की दर में तेजी से वृद्धि होती है। और इसमें जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है, हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि, मत्स्य जैसे क्षेत्र आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, ये 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो जब अर्थव्यवस्था तीसरे स्तर में पहुंचती है, यानी विकास का तीसरा स्तर जो आत्मस्फूर्ति का स्तर होता है, टिक ऑफ स्टेज होता है, इस स्तर में द्वितीय क्षेत्र में विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन के साधन मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि आदि से हटकर उद्योगों से संबंधित हो जाते हैं। इस स्तर पर होने वाली वृद्धि कुछ विशेष स्थानों पर उद्योगों के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाली होती है और इसी के साथ औद्योगिक प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ संस्थाओं का प्रादुर्भाव होता है। रोस्टॉव ने इस स्तर पर विभिन्न देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और भारत आदि से संबंधित उन निश्चित अवधियों का भी उल्लेख किया है जो विकास के इस स्तर को प्रदर्शित करते हैं। रोस्टॉव के अनुसार विकास का चौथा स्तर परिपक्वता का स्तर होता है, जिसे हम मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। यह स्वप्रेरित विकास का स्तर होता है। इस स्तर में उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से होने लगता है कि देश के अंदर ही
सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके फलस्वरूप अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त होने लगती है और देश का विकास आर्थिक आधार पर होने से उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो। तो इस अवस्था में विनियोजन 10 से 20% तक की वृद्धि होती है और प्रौद्योगिकी का भी इतना अधिक विकास होता है जिससे आर्थिक विभेदीकरण भी बढ़ने लगता है, यानी आर्थिक विभेदीकरण में भी वृद्धि होती है। कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कृषि पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है, यानी कृषि पर जनसंख्या का जो बोझ होता है, दबाव होता है, उसमें कमी आती है और वाणिज्य और व्यापार की प्रकृति भी बदलने लगती है। परिपक्वता के स्तर में नगरीकरण में तेजी से वृद्धि होती है तथा आर्थिक विकास एक तार्किक रूप ले लेता है। रोस्टोव के अनुसार विकास का 5वां स्तर होता है अधिकाधिक उपभोग का स्तर, जिसे हम हाई मास कंजम्पशन स्टेज भी कहते हैं। यह वह स्तर होता है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होने से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में बहुत अधिक वृद्धि होती है। जनसाधारण की सामान्य आवश्यकताएं सरलता से पूरी हो जाती हैं और अधिकांश लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना आरंभ करते हैं। प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी उच्च हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप आरामदायक या विलासिता संबंधी वस्तुओं के उपभोग में भी वृद्धि होती है और लोगों की रुचि वस्तुओं के उपभोग में बहुत ज्यादा हो जाती है। इस स्तर में पहले से विकसित प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की सीमा काफी हद तक कम हो जाती है और राज्य के द्वारा कल्याण कार्यों और जन कल्याण के कार्यक्रमों में निरंतर विस्तार किया जाता है। विकास के इन सभी स्तरों के द्वारा रोस्टोव ने अपने सिद्धांत में इस बात पर भी बल दिया है कि बचत और पूंजी का संचय आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसका अभिप्राय यह है कि विकास का संबंध बचत के एक ऐसे उच्च स्तर से है जिसके द्वारा पूंजी के निर्माण को बढ़ाकर विनियोजन में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके। इसी के द्वारा हम विकास के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है तो रोस्टोव के सिद्धांत के अनुसार भारतीय समाज इस समय विकास के तीसरे स्तर अर्थात आत्मस्फूर्ति यानी टेक ऑफ स्टेज में है। इसका कारण यह है कि भारत में आर्थिक विकास की दर 5 से 10% के बीच है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने से कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योगों का इस तरह से विकास हो रहा है कि अधिकांश आवश्यकताएं देश में उत्पादित वस्तुओं से पूरी हो रही हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उपभोग के प्रतिमान परंपरागत तरीकों से अब भिन्न हो रहे हैं। हम देखते हैं कि लोगों में विलासिता और आरामदायक वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। एक ओर जहां कुछ वस्तुओं के विदेशी आयात पर निर्भर है जैसे कच्चा तेल, वहीं भारत में अनेक वस्तुओं का दूसरे देशों के लिए निर्यात भी हो रहा है। देश में इस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं विकसित हो रही हैं जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो अनेक विचारकों के अनुसार रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत भारतीय समाज
की दृष्टि से काफी हद तक व्यावहारिक है, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ दोष भी हैं और इस सिद्धांत की अनेक आधार पर आलोचना भी की जाती है। जैसे पहली आलोचना यह है कि विकास के संदर्भ में रोस्टोव का यह सिद्धांत एक पक्षीय है और अति सरलीकरण से प्रभावित है। उदाहरण के लिए रोस्टोव की मान्यता यह है कि बचत में वृद्धि होने का तात्पर्य हमेशा विनियोजन में वृद्धि होती है, लेकिन वास्तव में यह सभी परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं है। सभी देशों में, सभी समाजों में, सभी परिस्थितियों में बचत में वृद्धि होने से विनियोजन में वृद्धि नहीं होती। इसके लिए विनियोजन में वृद्धि होने के लिए उस तरह की संस्थाओं का भी विकास होना आवश्यक है जो लोगों को अपनी बचत को विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन करने के लिए प्रेरित कर सके। और कुछ सामाजिक आर्थिक दशाएं भी विनियोजन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यदि किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुशल श्रमिकों की कमी है या विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव है, तो वहां विनियोजन में वृद्धि नहीं होती। तो रोस्टोव के सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि समय के साथ आर्थिक दशाओं में निरंतर सुधार होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। व्यवहारिक रूप से अधिकांश विकासशील देशों में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। रोस्टोव के द्वारा प्रतिपादित विकास के मॉडल से स्पष्ट होता है कि सभी देश अंततः यूरोप और अमेरिका के आर्थिक अनुभवों का अनुकरण करेंगे, लेकिन वास्तव में विकासशील देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि रोस्टोव की इस मान्यता को स्वीकार करना सरल नहीं। रोस्टोव की एक आलोचना ये भी की जाती है कि रोस्टोव ने विकास के विभिन्न स्तरों से संबंधित जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उसकी निश्चित माप करना अत्यंत कठिन है, और साथ ही एक दूसरे से भिन्न स्तरों के बीच अंतर इतने सीमांत हो सकते हैं कि किसी एक स्तर की विशेषता दूसरे स्तर की विशेषता भी हो सकती है। वास्तविकता यह है कि रोस्टोव के सिद्धांत का संबंध जितना विकास से नहीं है उतना आर्थिक वृद्धि से अधिक है। यानी रोस्टोव के सिद्धांत का संबंध विकास से कम और आर्थिक वृद्धि से अधिक है। यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार विकास मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि की ही एक प्रक्रिया है, लेकिन यदि मानवीय कल्याण की तुलना में केवल हम आर्थिक वृद्धि को ही देखते हैं तो इसे हम विकास का आधार नहीं मान सकते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि किसी देश में तेजी से आर्थिक वृद्धि होने के पश्चात भी लोगों के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला। इसके लिए यह आवश्यक है कि विकास की दशा को समझने के लिए आर्थिक आधार के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक विकास के आधारों का भी समुचित रूप से मूल्यांकन किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकास की अवधारणा को विभिन्न विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रोस्टोव का विचार पूरी तरह से आर्थिक मान्यताओं पर आधारित है और इसे एक उद्विकासीय या रेखीय सिद्धांत का स्वरूप दिया गया।